बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो कि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को हमारे 10th के एग्ज़ाम में मिल जाता है ना। तो इसी को हम अच्छे से, ये हमारा नोट्स है, इसी नोट्स के द्वारा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ को अच्छे से कलम लेकर बैठिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला चीज़ है विद्युत धारा। जैसे ही आया तो इसमें हम लोगों को पहले जो पढ़ना है वह पढ़ना है इलेक्ट्रॉन। मतलब कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है, जो करंट जो प्रवाहित होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी तार में अगर स्थित है और उस पर आवेश हम दे रहे हैं तो वह किस चीज़ में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन गतिशील है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह किस चीज़ में बदल जाता है? विद्युत चुंबकीय बल में वह क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन को दान करने पर, मतलब त्याग करने पर धन आवेशित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं तो ऋण आवेशित होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो इस पर क्या हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो हम उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यह विद्युत धारा का क्या है? डिफिनेशन हुआ है ना, जो कि चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा। तो उसका डिफिनेशन है, ये आप अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि विद्युत आवेश के बारे में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगर सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में कोई बताया है तो वह किसने बताया है? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया है। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकली। क्या? बेंजामिन फ्रैंकली, जिन्होंने आवेश को ऋण और धन नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकली नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश को धन आवेश और ऋण आवेश क्या किया है? नाम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज रॉबर्ट ए मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग से की थी। कहने का मतलब है कि रॉबर्ट ए मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, जैसे कि प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना, ये जो होता है, इसी के बारे में कि किस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इस माइनस चार्ज का जो खोज किए थे वह किसने किया था? रॉबर्ट ए मिलिकन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ए मिलिकन ने किया था। किस प्रयोग से? तो अपने तेल बूंद प्रयोग से किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज रॉबर्ट ए मिलिकन द्वारा किस प्रयोग के द्वारा किया गया था? तो तेल बूंद प्रयोग से किया गया था, ठीक है। आज बारिश हो गया था, इसके वजह से आज क्लास नहीं हो पाया है। तो आज हम सोचे हैं कि इस चैप्टर का आपको रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दें, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आपका पढ़ाई बाधित न हो पाए, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसको क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, है ना। अब हम लोग आवेश को थोड़ा समझते हैं कि आवेश क्या होता है, ठीक है। हम लोग आवेश को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा आवेश को समझते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए आवेश, अगर शीशा पर अगर हम रेशम को रगड़ते हैं, शीशा पर हम क्या करते हैं, रेशम को रगड़ते हैं, तो शीशा क्या होता है, वह अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वह रेशम को दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वह रेशम को क्या कर देता है, दे देता है। अब जो दे देता है, जो रेशम को क्या करता है, दे देता है, जो दे देता है वह क्या हो गया, धन आवेशित, और जो ग्रहण कर लेता है वह क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, वह क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए फिर उसी प्रकार से एबोनाइट क्षर लीजिए और ऊन लीजिए। अगर एबोनाइट क्षर को ऊन के साथ अगर आप रगड़िएगा तो ऊन का जो इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश जो है वह एबोनाइट पे आ जाता है ना, क्या होता है, एबोनाइट पे आ जाता है ना, जिससे यह इसमें चुंबकीय एक गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो यह क्या करता है, इससे आवेश प्रवाहित आवेश आ जाता है। ठीक है, तो बुआ ये दो एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चाहे ऐसे भी देखिएगा, जैसे कि पेन ले लीजिए, आप पेन को अपने बाल में रगड़िए, बाल में रगड़ कर, ठीक है, और यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए पेपर का और उसमें चिपकाने का प्रयास कीजिए। इस वह पेन में क्या होते लगता है, चिपकने लगता है। इसका मतलब हुआ कि बाल में से आवेश ट्रांसफ़र होके कहाँ आ गया है, हमारे पेन में आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि आवेश बराबर जो होता है Ne, यह आवेश निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। आवेश को Q से बताया जाता है और Ne, आवेश बराबर क्या होता है, Ne। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है ना, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे कि अभी हम देखें एक फार्मूला कि आवेश बराबर होता है Ne, है ना, मतलब कि इसमें N का मतलब होता है प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। N मतलब क्या, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उसी को देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, किसी तार से 10 इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो आवेश बताइए। तो आवेश बराबर अभी आप देखिए फार्मूला क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना बह रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहा है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे, N का मान लिखेंगे 10, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, इस पर जो आवेश होता है वह 1.6 इंटू 10 के पावर, ये होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम्ब होता है। तब देखिए दशमलव हटा तो यहाँ पर एक जीरो आ गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, और जब इससे गुना करेंगे तो 16 इंटू 10 के पावर -90 कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन पर भी आवेश देख लीजिए, 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम्ब होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख लीजिए, वो -1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम्ब होता है। ठीक है बुआ, ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि 1 एम्पियर बराबर जो होता है वह 6.25 इंटू 10 के पावर 80 कूलम्ब होता है। 1 एम्पियर बराबर, आप ये सब ध्यान में रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। ऑब्जेक्टिव में 4 गो ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि 1 कूलम्ब का मान बताइए, 1 एम्पियर का मान बताइए। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 80 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बुआ, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के बारे में, है ना, किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। तो बुआ पदार्थ जो है
दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है चालक पदार्थ, दूसरे को कहा जाता है विद्युत रोधी पदार्थ। एक को क्या कहा जाता है? चालक पदार्थ, दूसरे को कहा जाता है विद्युत रोधी पदार्थ। चालक पदार्थ को सुचालक भी कहते हैं, है ना, और विद्युत रोधी पदार्थ को कुचालक कहते हैं। सुचालक इसीलिए इसको कहते हैं कि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, और इसको कुचालक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसका हम डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह हो उसे चालक या कुचालक कहते हैं। चालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। ठीक है बुआ, चालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ विद्युत रोधी में देखिए कुछ चालक, विद्युत रोधी में देखिएगा यह क्या होता है? कुचालक होता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, है ना। मतलब कि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, सूखा लकड़ी, ईंट, एबोनाइड का क्षण, शुद्ध जल। शुद्ध जल कहने का मतलब कि इसमें कोई चीज़ मिला हुआ नहीं हो, जिसमें कोई चीज़ नहीं मिला हुआ रहता है वह शुद्ध जल होता है, तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इधर देख लीजिए, सुचालक में जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, अशुद्ध पानी हो गया, पृथ्वी में भी करंट प्रवाहित होने लगता है बुआ, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पदार्थ हम देखें कि दो प्रकार के होता है। एक को कहा जाता है चालक पदार्थ, दूसरे को कहा जाता है विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहा जाता है ना। तो इन दोनों का डिफिनेशन हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, वो आप इसको बढ़िया से देखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात को देखते हैं। चलिए बुआ, हम लोग पदार्थ को देख ले थे, अब हम लोग देखते हैं विभव के बारे में। विभव को कहा जाता है पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो विभव का डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो विभव का हम लोग पहले डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए, अनंत बिंदुओं से एक कूलम्ब आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभव किसे कहा जाता है, तो क्या कहिएगा कि अनंत बिंदुओं से एक कूलम्ब आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु हम 0 ले लिए, इधर अनंत है और इधर क्या है? आवेश Q है। देखिए, अनंत बिंदु से अगर हम कोई आवेश को अगर हम यहाँ पर लाते हैं, इस आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग पोटेंशियल कहते हैं या विभव कहते हैं। जैसे एक कूलम्ब, यहाँ एक आवेश बराबर होता है W, है ना। तो एक आवेश में लाने में जो किया गया कार्य है वह क्या है? W है। ठीक है बुआ, अब थोड़ा सा देखिएगा और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये गुना में है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में हो गया, है ना। तो एक आवेश लाने में जो किया गया कार्य जो है वह क्या, एक विभव बराबर हो गया क्या? W/Q, मतलब कार्य बटा में आवेश। तो इसी को विभव को हम V से बताते हैं, कार्य को हम W से बताते हैं और आवेश को हम लोग Q से बताते हैं। यहाँ पर भी हिंदी में लिखा हुआ है विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम लोग देखते हैं। चलिए बुआ, यहाँ पर देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर कार्य 10 जूल ले लिया गया है, ठीक है, और आवेश 5 कूलम्ब ले लिया गया है। हमको विभवांतर पूछ रहा है, तो विभवांतर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W बटा में Q। V बराबर क्या होता है? W बटा में, V बराबर क्या होता है? W बटा में
क्यू होता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कार्य दिया हुआ है 10 जूल और आवेश दिया है 5 कूलम, तो इसको 10 W के जगह पर 10 और Q के जगह पर 5 लिखे, तो इसको काट दिए, तब इसमें विभवांतर कितना हो गया 2 जूल बाई कूलम्ब। इसे 2 वोल्ट भी कह सकते हैं। क्यों जूल बाई कूलम्ब कहें या वोल्ट कहें, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे विभव का एसआई मात्रक जो होता है बुआ, वह होता है विभव का एसआई मात्रक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं और आवेश को हम लोग कूलम्ब में मापते हैं। इसीलिए हम इसको विभव का एसआई मात्रक जूल बटा हम लोग कूलम्ब भी कह सकते हैं, है ना। और इसका खोज ना एक विभव का जो खोज है एक बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए कभी कभी विभव का एसआई मात्रक आपको बोल्ट भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, बोल्ट भी मिल सकता है। ठीक है बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे देखते हैं विभवांतर को। क्या देखते हैं, विभवांतर को, है ना। विभवांतर जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर बुआ देखिएगा, 2 बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। ये 2 बार लिखा गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मतलब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु के यहाँ VP कहते हैं, एक को हम लोग VQ कहते हैं। ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहा जाता है बुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका थोड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि VP का मान कितना 10 वोल्ट ले लिए, इसका VQ का मान क्या 5 वोल्ट ले लिए। अगर इसका विभवांतर हमसे पूछेगा तो VP माइनस VQ, VP माइनस क्या होता है, VQ होता है। तो VP आपको 10 लिए हुए हैं, VQ कितना है 5। ठीक है, तो यह क्या है 10 में से 5 गया कितना 5। इसका मतलब यह कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया विभवांतर, है ना। ठीक है बुआ, अब देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक जो होता है यह भी वोल्ट होता है। विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग बुआ देखें, विभव देख लिए, विभवांतर देख लिए। यहाँ पर विभव बराबर अभी आपको फार्मूला बताए हैं कि W बटा में Q, मतलब कार्य बटा में आवेश। ठीक है, तो अब कभी कभी पूछ देता है एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है। ठीक है, या एक विभव क्या होता है। ठीक है, तो बुआ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो हम कह सकते हैं 1 जूल पर 1 कूलम्ब द्वारा किया गया जो कार्य है उसे ही क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ पर लिख भी दिए हैं 1 जूल पर 1 कूलम्ब तक किया गया जो कार्य होता है वही 1 वोल्ट क्या होता है, कहलाता है। तो आप ये ऑप्शन में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब है अगला सेल। सेल क्या होता है, धन आवेशित होता है ना। अगर धन आवेशित तो बैटरी पर आप देखिएगा, सेल मतलब क्या, बैटरी। सेल पर देखिएगा 2 प्रकार का चिन्ह होता है, एक होता है प्लस चिन्ह, एक होता है क्या, माइनस चिन्ह होता है। धन आवेश मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। अगर यहाँ पे अगर प्लस है और माइनस बैटरी पर 2 चिन्ह होता है, तब जब प्लस मतलब कि धन आवेशित रहता है तो वह उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर बहता है, और जिस पर माइनस चार्ज होता है वह निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर की ओर क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
अब यहाँ पर नोट में कुछ बात लिखा हुआ है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो क्या कैसे, वो सब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल के बारे में, है ना। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। और सेल जो होता है ना बुआ, वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से वोल्ट मीटर, जिसे हम भी से बताते हैं, वोल्ट मीटर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट मीटर जो भी है वह किस चीज़ में जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, हमारे घर का जो बिजली भी होता है, हम लोगों का घर का, वह किस चीज़ में जुड़ा हुआ रहता है, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया है बुआ, उस संकेत को आप लोग थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर देखिए, ये बैटरी का चिन्ह दिया गया है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, और बैटरी के बहुत सारा अगर बैटरी को हम जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। बहुत सारा सेलों को हम अगर जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है ना, बैटरी बन जाता है। सेल का संकेत जो है ये इस प्रकार से, ये सेल का संकेत होता है। और सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है बुआ, आगे हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, चलिए बुआ, अब हम लोग बैटरी के बाद देखते हैं कुछ बात। बैटरी जो है ना, वह रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बैटरी किसे कहा जाएगा, तो सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं बुआ। देखिए लाइन थोड़ा कट गया है, अब आ गया है लाइन। ठीक है, सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन बुआ पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उस संकेत को थोड़ा देखिए। सेल का संकेत इस प्रकार से आपको मिलेगा, बड़ा वाला रहेगा प्लस चार्ज में, छोटा वाला रहेगा वह माइनस चार्ज में रहेगा। बैटरी मतलब बहुत सारा ऐसा सेल इसमें हम जोड़ देते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, बैटरी का निर्माण होता है। इसको बोला जाता है बउआ खुला स्विच, इसको बोला जाता है बउआ बंद। यहाँ पर देखिए ना, बंद है ना, तो इसको बंद स्विच कहा जाता है। ये बल्ब का संकेत हो गया। आप बल्ब में देखिएगा फिलामेंट इस प्रकार से लपटा हुआ रहता है। ठीक है, अब बुआ आगे हम लोग देखते हैं, इसको कहा जाता है खुला प्लग, है ना, इसको कहा जाता है बंद प्लग। ठीक है, यह इसको कहा जाता है बुआ तार संधि। क्या कहा जाता है, तार संधि। प्रतिरोध का चिन्ह इस प्रकार से बुआ रहेगा। ठीक है, एमीटर का चिन्ह इस प्रकार से रहेगा, और वोल्ट मीटर का चिन्ह इस प्रकार से रहेगा, है ना। तो बुआ इतना आपको ध्यान देना है। ये सब जो भी संकेत जो हम बताए हैं वह काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको क्या कर लीजिएगा, बढ़िया से वीडियो को पॉज कर करके इसको आप बढ़िया से एक एक बात को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा की प्रबलता, है ना, विद्युत धारा की प्रबलता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता को। ठीक है बुआ, चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विद्युत धारा की प्रबलता, है ना, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत की प्रबलता कहते हैं। मतलब कि एक तार से एक समय में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले
आवेश की मात्रा को विद्युत की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। करंट, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा बुआ, कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। मतलब कि विद्युत धारा प्रति एकांक समय, एकांक जब भी कहेगा उसको बटा में करेंगे, एकांक जब भी कहेगा उसको बटा में करेंगे, प्रति एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेश को Q से दर्शाते हैं, स्मॉल q से, और समय को T से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए ये संकेत यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। ठीक है बुआ, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बुआ हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है Q बटा T, मतलब आवेश बटा क्या होता है? समय होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है बुआ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है बुआ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना। देखिए आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसको एम्पियर को कूलम्ब बटा सेकेंड भी कह सकते हैं। मतलब कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम्ब बटा सेकेंड भी हो सकता है और एम्पियर भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का कुछ प्रयास करते हैं। ठीक है बुआ, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी चालक तार से 5 सेकेंड में 50 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता बताइए। मतलब कि कितना विद्युत धारा आपके तार से होके प्रवाहित हो रहा है उसके बारे में कह रहा है। तो दिया गया है टाइम कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। आवेश कितना दिया गया है? 50 कूलम्ब। तो आप जानते हैं ना कि अभी आपको बताए हैं कि विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा बराबर होता है Q बटा में क्या? T। तो Q का मान दिया हुआ है 50 कूलम्ब, T का मान दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो इसको बैठाएंगे, रखेंगे, Q के जगह पर 50 रख देंगे और समय के जगह पर क्या रखेंगे? 5। इसको जब काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। इसका मतलब कि अगर किसी तार से 5 सेकेंड में 50 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा की प्रबलता, मतलब कि उसमें कितना एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है? 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है बुआ। इस प्रकार से हम लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं। अब है यहाँ पर देखिएगा I बराबर Q/T, ये तो आपको बता देते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा, है ना, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 1 एम्पियर किसे कहा जाता है। तो 1 कूलम्ब आवेश लाने के लिए 1 सेकेंड में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है बुआ, यहाँ तक समझे कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर किसे कहा जाता है, तो 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड में जो किया गया कार्य होता है उसे ही क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ ओम के नियम के बारे में। किसके बारे में? ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा ले चलते हैं ओम के नियम की ओर। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ओम का नियम जो है, ओम का संकेत इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, ओम का नियम जो है वह जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। इसी के नाम पर वह अपने नाम पर ही ओम रख दिए, है ना। इसका जो खोज किया गया था ओम का नियम का, वह 1826 ईस्वी में। कब किया गया था? 1826 ईस्वी में किया गया था। ओम के नियम, यदि ताप परिवर्तन ना हो तो किसी चालक तार में, चलिए वो देखते हैं। ओम के नियम हम लोग देख रहे हैं। यदि ताप परिवर्तन ना हो तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न
विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या कह रहा है, यदि ताप अगर परिवर्तन ना हो और चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के वह क्या होता है बुआ, समानुपाती होता है ना। वह विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अभी आपको बताएं कि ओम के नियम में कि किसी विभवांतर में प्रवाहित होने वाले धारा जो है वह विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यह विभवांतर के क्या है, समान, ये समानुपाती का चिन्ह है। तो V बराबर होता है V समानुपात I, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसका उल्टा। तो V बराबर, जब R समानुपात हटाएंगे तो उसके लिए एक नियतांक आ जाएगा। कौन, वह नियतांक क्या है, R। ठीक है, तो हम इसको ओम के नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। V बराबर क्या है, IR। ओम के नियम को हम V बराबर IR लिख सकते हैं। इसे क्या को फार्मूला बनता है, जैसे I यहाँ पर है, गुना में है, ये दोनों इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो V बाई R हो गया। हो सकता है कि अभी R को रख लिया और I को इधर भेज दो, तो R बराबर क्या हो गया, V बाई I हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जहाँ R एक क्या है, नियतांक है। R क्या है, एक प्रकार का क्या है, नियतांक है। ठीक है बुआ, आगे हम लोग चलते हैं। R को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी चालक तार है उसका प्रतिरोध कहते हैं हम किसको, R को कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बुआ, ओम होता है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब चलिए हम लोग ओम के नियम को सत्यापन को देखते हैं। ठीक है, कि ओम के नियम को किस प्रकार से सत्यापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सब एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, हम आपको समझाने का प्रयास एक एक पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो पहले सत्यापन में लिखा क्या हुआ है कि एक शुष्क सेल, मतलब एक सेल लेना है आपको, एक स्विच होना चाहिए, है ना, यहाँ पर स्विच है दिया हुआ। ठीक है, एक एमीटर, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर, है ना, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तथा PQ एक नाइक्रोम तार को लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो ये वाला जो तार लगा हुआ है यह किस चीज़ का लगा हुआ है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ है बुआ। ठीक है, जो कि चित्र में सजा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चित्र में सजा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बुआ देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा पिक्चर रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। पिक्चर जहाँ रहेगा वो आपको ज़्यादा समझ में थोड़ा आएगा। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ से धारा बहने लगता है। स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो परिपथ से क्या होता है, धारा बहने लगता है। तब एमीटर परिपथ से होकर बहने वाला धारा को माप लेता है। क्या कह रहा है, स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो पथ से धारा बहने लगता है। यह पथ से क्या होगा, धारा बहने लगेगा। तब एमीटर परिपथ से होकर बहने वाला धारा को माप लेता है। अगर इससे होके धारा जो प्रवाहित होगा तो ये एमीटर है, एमीटर जो है वह प्रवाहित होने वाले धारा को क्या कर लेता है, माप लेता है। एवं वोल्ट मीटर बिंदु P एवं Q के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेता है। और P, यहाँ पर देखिए P और Q के बीच क्या कर रहा है कि एक वोल्ट मीटर बिंदु P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेता है। यहाँ पर देखिए P और Q के बीच में एक वोल्ट लगा हुआ, विभवांतर को वोल्ट मीटर लगा हुआ है, या विभवांतर को क्या कर लेता है, माप लेता है। अब एक सेल के स्थान पर दो सेल लगाते हैं। एक सेल के स्थान पर क्या लगा दे, दो सेल। और पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट करें, मतलब उसको फिर देखें कि उसमें दो सेल, एक सेल लगाएं तो क्या परिवर्तन हुआ, दो सेल लगाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है ना। अब
अब इसी प्रकार बारी बारी से 3 सेल, 4 सेल एवं 5 सेल लगाते हैं तो एम्पियर तथा वोल्ट मीटर, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, एम्पियर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि हर बार V/R के अनुपात हमेशा क्या है, समान है। और जब I की Y अक्ष में तथा V को X अक्ष में लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। मतलब एक सीधी रेखा में हमको क्या होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। किसका, ओम के नियम का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ओम के नियम को। चलिए आगे हम लोग बउआ देखते हैं, जो कि वो ग्राफ के बारे में ओम के नियम में जो चर्चा किया गया था उसी ग्राफ को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ हम पॉइंट ले लीजिए हैं, जैसे ए मीटर के बारे में I बराबर हम 0.1 एम्पियर ले लिए हैं, यहाँ पर 0.2 एम्पियर ले लिए, यहाँ पर 0.3 एम्पियर ले लिए हैं, यहाँ पर 0.4 एम्पियर ले लिए, यहाँ पर 0.5 एम्पियर ले लिए हैं, है ना, एम्पियर। और वोल्ट को क्या लिए हैं, 0.2 वोल्ट, यहाँ पर 0.4 वोल्ट लिए, यहाँ पर 0.6 वोल्ट लिए, यहाँ पर 0.8 वोल्ट लिए, यहाँ पर लिए 1.0 वोल्ट ले लिए हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि ओम के नियम में कि V/R होता है। ठीक है, तो अभी कहा कि विभवांतर के यह क्या है, समानुपाती होता है ना। विद्युत धारा जो है, प्रवाहित होने वाला जो धारा है वह विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए समान अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वोल्ट हम 2 ले लिए हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, उसमें प्रवाहित होने वाला धारा कितना है, I। तो प्रवाहित धारा होने वाला धारा क्या है, 0.1, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया तो यह क्या आ गया, 2। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर 4 वोल्ट लिए और इसमें प्रवाहित होने वाला धारा कितना है, 2 वोल्ट। ये दशमलव से दशमलव खत्म, 2 दूना 4। देखिए ना, सबका अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह ओम के नियम का पालन कर रहा है। जैसे आप थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 1 एम्पियर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ वोल्ट विभवांतर कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर विभवांतर कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। यहाँ पर 3 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर विभवांतर कितना हो जाता है, 6। यहाँ पर 4 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 8। और यहाँ पर 5 एम्पियर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यह क्या कर रहा है, दुगुना करके बढ़ रहा है। सभी का अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है, अतः इससे सिद्ध होता है कि धारा हमेशा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। धारा जो है, ये जो है वह हमेशा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ओम के नियम कहता है। ठीक है बुआ, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। क्या है, प्रतिरोध को R से हम लोग दर्शाते हैं, कैपिटल R से। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर जाने वाले धारा का विरोध करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि कोई भी करंट प्रवाहित कर रहा हो और उसको उससे प्रवाहित नहीं होने दे, उस प्रवाहित में वह विरोध डाले, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यहाँ पर डिफिनेशन बुक दिया गया है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर जाने वाले धारा का विरोध करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चांदी का, नोट में देखिएगा, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है या सुचालक है। मतलब कि चांदी में ना बहुत कम प्रतिरोध होता है, इसीलिए चांदी जो है ना वह करंट का
अच्छा सुचालक माना जाता है, मतलब कि बहुत अच्छा चांदी से करंट प्रवाहित हो सकता है। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं। अब बुआ प्रतिरोध के बारे में ये कुछ बातें दिया गया है, जैसे प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तब प्रतिरोध के बारे में कुछ बात को ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है? तार की लंबाई, अगर तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा तार की लंबाई घटने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। प्रतिरोध तार की लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है वह तार के लंबाई का क्या होता है? समानुपाती। मान के चलिए ये तार की लंबाई जो है वह बढ़ा दिए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर तार की लंबाई हम मान के चलिए कि घटा देते हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा, अगर हम कहीं एक जगह से पाइप के द्वारा दूसरे जगह अगर हम पानी ले जाते हैं तो आप देखिएगा जितना बड़ा पाइप रहेगा, जितना लंबा पाइप रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा रहेगा, और जितना पाइप का लंबाई कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि प्रतिरोध जो है वह तार की लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। चलिए दूसरा हम इसी में पॉइंट देखते हैं। प्रतिरोध जो है वह लंबाई के क्या है? समानुपाती है। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। यहाँ है तार की मोटाई क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। देखिए तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है? घटता है। अगर मोटा तार ले लीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। तब प्रतिरोध का समानुपाती होता है क्या? धारा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लिए। तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ठीक है, आप इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा है, तीसरा नंबर पॉइंट है कि तार पर ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर किसी चीज़ का ताप बढ़ जाता है, किसी तार का ताप बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट हम देखते हैं, चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति क्या होता है? जैसे प्रकृति अभी देखें कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा, मतलब सबसे अधिक चालक क्या है जिससे करंट प्रवाहित हो सकता है? वह क्या है? सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या है? लोहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात देखिएगा कि अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगा, अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो धारा क्या होगा? कम प्रवाहित होगा। ये उल्टा चलता है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 आप देखें कि यहाँ पर है और समीकरण 2 क्या है? यहाँ है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं बुआ तो यहाँ पर एक हमको निष्कर्ष निकल के आता है। आप देखिएगा थोड़ा, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाते हैं तब प्रतिरोध बराबर क्या होता है? L/A। यहाँ प्रतिरोध समानुपाती होता है L/A का, है ना, लंबाई बटा में क्या? एम्पियर का। ठीक है, अब यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो इसके लिए एगो पी टाइप का एस पर पी ऐसे निकाल दिया जाता है लाइन, तो इसको क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है ना। तो रो बराबर जो होता है वह आर रो इधर ले आते हैं और आर के इधर भेज देते हैं, तो ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो यह रो बराबर, इसको क्या पढ़ा जाएगा वो? रो बराबर होता है R इंटू A/L होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रो के बारे में, इसको रो पढ़ा जाता है, जो कि रो को प्रतिरोधकता को हम किससे बताते हैं? रो से बताते हैं। आप प्रतिरोध को किससे बताते हैं? कैपिटल R से। प्रतिरोधकता को किससे बताते हैं? रो से। आप प्रतिरोध को किससे बताते हैं? R से बताते हैं। ठीक है,
चलिए बुआ आगे देखते हैं। प्रतिरोधकता बराबर होता है R इंटू ए बाई एल, है ना। तब प्रतिरोधकता का अगर कभी आपसे एसआई मात्रक पूछ दिया, है ना, तो आर मतलब क्या, ओम। एम्पियर को हमको किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, है ना, मीटर में मापते हैं। और लंबाई को भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं। तो एगो लंबाई से एगो मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर बचा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। लेकिन प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम होता है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। और प्रतिरोधकता जिसे हम रो से दिखाते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये सब काफ़ी आप लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है ना। ये सब चीज़ को एकदम देखते रहना है, ठीक है बुआ। आगे हम लोग देखते हैं। अब बुआ हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ने का तरीका। कोई भी प्रतिरोध जो होता है उसको परिपथ में जोड़ने का दो तरीका होता है। एक को कहा जाता है श्रेणी क्रम जिसे हम कहते हैं सीरीज, दूसरे को कहा जाता है समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम जिसे पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पैरेलल लाइन होता है यही, ये देखिए सीधे सीधे जो बराबर बराबर लाइन होता है उसको पैरेलल लाइन कहा जाता है ना। एक सीरीज जैसे कि R1 R2 R3 मतलब एक ही लाइन में यह जुड़ा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है बुआ, हम लोग घर में ना बुआ समानांतर क्रम में, हमारे जो घर का जो बिजली होता है, करंट होता है, वह किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए श्रेणी क्रम जो होता है वह श्रेणी क्रम को हम RS मतलब सीरीज RS R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। इसका एक यहाँ पर जो बनाया हुआ है फिगर देखिए, R1 यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ वोल्टेज क्या है V1 है, यहाँ I वोल्टेज 2, यहाँ पर I धारा है ना, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है 3। और देखिए सबका प्रतिरोध भी अलग अलग है, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यह क्या होगा, पैरेलल लाइन में प्रवाहित होता है। समानांतर का मतलब ही हो गया बुआ कि अगर एक बार स्विच टिपिएगा तो जिस बॉल को जलाना चाहिएगा वही बॉल जलेगा, ठीक है। जिस स्विच को बॉल को जलाना चाहिएगा वही स्विच टिपिएगा तो वही बॉल जलेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में वैसा नहीं है। अगर एक स्विच को अगर आप दबा रहे हैं तो पूरे घर का लाइट जल जाएगा उससे, तो वह जो जुड़ा होता है वैसे उसको श्रेणी क्रम कहा जाता है ना। और ये समानांतर क्रम का जो फार्मूला होता है बुआ 1/P बराबर होता है 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसको कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम माना कि 3 प्रतिरोध AB BC और CD है। तो 3 प्रतिरोध यहाँ पर देखिए बुआ AB BC और CD हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 है। यहाँ प्रतिरोध देखिए R1 R2 R3 है ना, एवं उससे बहने वाली धारा I है, मतलब उससे जो प्रवाहित धारा है वह क्या है, I है। देखिए यहाँ पर I प्रवाहित हो रहा है धारा, जिसका विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 है। तो ओम के नियम क्या कहता है कि V बराबर होता है IR। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है IR। उसी प्रकार से अगर विभवांतर V बराबर क्या होता है IR, विभवांतर यहाँ पर देखिएगा बुआ, अगर हम V1 लेते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, R1 हो जाएगा। V2 लेते हैं तो प्रतिरोध भी V2 हो जाएगा, और V3 वोल्ट लेते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। वह चेंज होते रहेगा, ठीक है। चित्र में यह दिखाया गया है V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
V1 के जगह पर इसको, V2 के जगह पर इसको, V3 के जगह पर इसको लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। और बुआ आगे हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं। आगे हम देखते हैं ओम के नियम। तो ओम के नियम में क्या करता है कि V बराबर होता है IR। अभी आप देखिए कि V बराबर होता है IS। S मतलब क्या? सीरीज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 हम देखेंगे। समीकरण ये 2 हो गया, इससे पीछे क्या है? समीकरण 1 है, ठीक है। तब इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको इस प्रकार का एक सीरीज प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी I है ना धारा, और इस सब में धारा I है, तो I धारा हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो RS R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार के एक ये सीरीज समतुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब क्या? श्रेणी क्रम का यह एक फार्मूला आपको निकल कर आ गया। श्रेणी क्रम का यह क्या निकल के आ गया? एक फार्मूला प्राप्त हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको हर हाल में इसको ध्यान में रखना है ना। ये न्यूमेरिकल बनाने में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने में भी आपको हेल्प करेगा। एस का मतलब होता है सीरीज, आप ध्यान में रखिएगा। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे समतुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। कुछ और बातें दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। श्रेणी क्रम के समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है ना। श्रेणी क्रम हम लोग श्रेणी क्रम को हम लोग देखते हैं। श्रेणी क्रम में ये जो श्रेणी क्रम जो है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है बुआ? बराबर होता है। मतलब कि अलग अलग प्रतिरोध अगर दिया हुआ रहे तो वह सभी को जोड़ दीजिएगा तो वह क्या होता है? वह प्रतिरोध के क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समानांतर क्रम के बारे में या पार्श्व क्रम के बारे में हम लोग देखते हैं बुआ। समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम के बारे में देखते हैं। समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समानांतर जो क्रम का जो फॉर्मूला होता है बुआ, वह 1/RP बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 होता है, ठीक है। धारा जो I1 I2 I3 कह सकते हैं, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या होता है? I बराबर V R। तो यहाँ पर देखिए सबको V/R1 V/R2 प्लस V/R3 समीकरण 1 लिए इसको, ठीक है। और चित्र यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुआ, देखिएगा 2 में कि विभवांतर जो है वह V/ क्या होता है? RP होता है ना। V बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/RP। यह किस चीज़ का मान दिया हुआ है? तो यह दिया हुआ है समानांतर श्रेणी का, ठीक है। तब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद एक सॉल्यूशन आएगा, है ना, जो कि आएगा आपको अभी बताते हैं। ये चित्र में क्या क्या चित्र दिया हुआ है, यह चित्र है। तब मान लेते हैं माना AB बिंदु से 3 प्रतिरोधक जुड़ा है, जिसका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और एवं R3 है, जिससे क्रमशः I1 I2 एवं I3 धारा बह रही है एवं प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V है। तो ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। तो I बराबर क्या होता है? V/R। तो I1 का मान क्या है? V/R। I2 का मान क्या है? V/2 और R3 का मान क्या है? V/3। तो यही यहाँ पर बैठाया गया है। R1 का मान यहाँ पे बैठाया गया है, यहाँ से लेके I2 का मान यहाँ से बैठाया गया है। अच्छा, आपको दिखा नहीं, रुक जाइए, देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। आपको बताया उस समय की चित्र में दिया गया है कि AB बिंदु से 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जिसका प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 है, जिसमें क्रमशः I1 I2 एवं I3 धारा बह रही है एवं प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V है। तो ओम के नियम से बुआ यहाँ पर देखिएगा कि I बराबर VR होता है। तो I1 है तो
तो V/R1 हो गया, तो यहाँ पर ये इसके जगह पर लिखा गया है। उसी प्रकार से I2 बराबर V बराबर R2 है, I2 बराबर V बराबर R2, I3 बराबर है V बराबर R3। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है और इसको आगे हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को जब हम मिलाएं तो V बराबर RP बराबर V बराबर R1 V बटा में R2 V बटा में R3 आया। देखिए दोनों में V है कॉमन, तो इससे V हम कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी V से V कट गया, तो 1 बटा में RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसका फार्मूला निकल के आ गया बुआ? यह समानांतर क्रम का फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि 3 प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध क्या है 3 ओम है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यह क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि R1 का भी मान 3 ओम है, R2 का भी मान 3 ओम है और R2 का भी मान 3 ओम है, R3 का भी मान क्या है 3 ओम है। ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, है ना, 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिएगा 3 प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध क्या है 3 ओम है और उसको कह रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताए हैं बुआ कि 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समानांतर क्रम में होता है। ठीक है, 1/RP बराबर होता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि सम में क्या है प्रत्येक का क्या है 3 प्रतिरोध है। जब इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक स्टेप और देख लीजिए, यहाँ एलसीएम क्या लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का पहरा 1 मरते में तो 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 के पहरा 1 मरते में तो 1 से गुना करेंगे 1 आ गया। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3/3, तो यही कट के क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बुआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा बुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बुआ आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर R1 बराबर हम 2 ओम ले लिए, R2 बराबर हम 4 ओम ले लिए, R3 बराबर हम 8 ओम ले लिए हैं। इसको हमको सजाना है श्रेणी क्रम। जैसे ही श्रेणी क्रम कहेगा ना तो ये जितना भी पॉइंट दिया हुआ रहे सबको हमको क्या कर देना है जोड़ देना है। जैसे R1 का मान क्या है 2 ओम, तो 2 ओम लिख दिए। R2 का मान कितना है 4 ओम, तो 4 ओम लिख दिए। R3 का मान क्या है 8 ओम, तो 8 ओम लिख दिए। यहाँ तीनों को जोड़े हैं 8 × 4 12 और 2 14, तो यह 14 ओम आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को कहेगा कि समानांतर क्रम में लिखिए, तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बुआ, तब इसको हम देखते हैं। R1 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी 2 लिखेंगे, R2 के जगह पर 4, R3 के जगह पर क्या लिखेंगे 8। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8, 2 के पारा क्या मरते पढ़ेंगे तो 8, तो 4 मरते में तो 4 प्लस 4 के पारा क्या मरते 2 मरते में तो 2, 4 के पारा 8 के पारा 1 मरते में तो 1, तो 4 2 6 1 7। तो इसका जो समानांतर क्रम में जो मान हो जाएगा वह 7/8 होगा। मतलब कि RP बराबर क्या होगा 8/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका बुआ और एग्जाम्पल हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 2 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम दिए हुआ है। ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं वह समानांतर क्रम का फिगर है। किसका है समानांतर क्रम का फिगर है। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि 1/RP बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं बुआ 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और रहेगा तो आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 ओम दिया है, यहाँ पर 4 ओम दिया गया, यहाँ पर 4 ओम दिया हुआ है। जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना 4, फिर यहाँ पर सबको
अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी 4 आता है, 4 से 4 कट गया था, मतलब कि प्रतिरोध समानांतर प्रतिरोध जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल है, उसको देखिए। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि यहाँ पर 2 ओम है, यह 5 ओम है, यह कितना है 7 ओम है ना। तो अगर इसको कहेगा कि श्रेणी क्रम में बताइए, तो श्रेणी क्रम में तीनों को केवल क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो यह श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, अगर समानांतर क्रम कहता समानांतर क्रम कहता तो इसको बट्टा में हमको क्या करना पड़ता। उसी प्रकार से इसको भी देखिए, इसको भी क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में सजाया गया है। किस क्रम में बुआ, श्रेणी क्रम में सजाया गया है। ठीक है, आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 1 ओम, सबको जोड़िएगा तो आपको 14 आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़िए। ठीक है, जैसे आप इसको जोड़िएगा तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1 14 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं चौथा एग्जाम्पल बुआ। कौन सा एग्जाम्पल, चौथा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं क्या करा है कि इसमें ये फिगर दिया हुआ है, ये 1 ओम, इधर भी 1 ओम, इधर भी 1 ओम, इधर भी 1 ओम है। ठीक है, अब इसको हमको सजाना है किस में, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में तो पहले समानांतर से इसको हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में हम पहले ले आएंगे। तो श्रेणी क्रम में किए तो 1 1 2 हो गया, यहाँ 1 1 2, तब यह एक सीधा। तो अब देखिए ना, ये क्या हो गया, समानांतर क्रम हो गया। तो समानांतर क्रम का जानते हैं 1/2 + 1/r बराबर क्या, 2/1। ठीक है बुआ, इसको आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। 5वां एग्जाम्पल हम लोग बुआ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, देखिए ये श्रेणी क्रम हो गया और ये क्या है, समानांतर क्रम है। तब देखिए पहले समानांतर क्रम को हम बना लेते हैं। तो 1/2, 1/3 और 1/6 इसको हम निकाल लिए, और उसके बाद निकालने हैं, उसके बाद हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो ये पूरा का मान कितना आया निकल कर 1, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 1 5 1 6, और नीचे क्या रहेगा 6/6, कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कैंसिल होके क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि इसका एलसीएम कितना लिए, इसको छोड़ दीजिए अभी, इसका एलसीएम हम कितना लिए, 6 लिए। ठीक है, तो यह 2 तिहाई 6, 3 दूना 6 और 6 1 6 जुड़ेंगे तो 6/6 मतलब 1। तो इसका जो प्रतिरोध जो है वह समानांतर क्रम में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं बुआ। चलिए बुआ, अब लास्ट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम लोग समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हम लोग अंतर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंतर लिखा गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यह एक तरफ लिखिएगा श्रेणी क्रम, एक तरफ लिखिएगा क्या, समानांतर क्रम। देखिएगा कि इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब कि दोनों एक क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जो होता है समानांतर क्रम में, इसमें सभी प्रतिरोध एक ही छोर से जुड़ा होता है, इसमें दोनों में अलग अलग छोर होता है, छोर से जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा बहती है, इसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा बहती है। इसीलिए आपको कहें कि अगर हमारे घर में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तार को, तो एक बार एक स्विच को दबाएंगे ना तो पूरा घर का लाइट जल जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है इसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा बहती है, इसमें सभी प्रतिरोध को अलग अलग धारा बहती है। इसमें जितना भी प्रतिरोध में सब में क्या होगा, धारा अलग अलग बहेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे घरों में समानांतर क्रम में लाइन को जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बुआ। अब है कि तीसरा पॉइंट है, इसमें सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है ना। सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकता है। इसमें सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है, समान होता है, मतलब कि सभी
जो जगह जो प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वह क्या होगा, समान होगा। इसमें एक प्रतिरोध हटा देने से परिपथ से धारा बंद हो जाता है। मतलब कि अगर एक प्रतिरोध, जैसे ये लाइन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी लाइन में जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ से एक हटा दिए तो यह इसमें भी करंट प्रवाहित नहीं होगा। इसमें एक प्रतिरोध को हटा देने से हटाने पर परिपथ से धारा बहते रहता है, ठीक है, यह धारा क्या होते रहता है, बहते रहता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध का अधिक होता है। इसमें क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान से क्या होता है, कम होता है। या क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोध के मान से इसमें क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अधिक होता है। आपके लिए बुआ एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको कल आपको बना लेना है। जैसे R1 प्रतिरोध का 2 ओम है, इसमें R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर क्या है, 4 ओम है। तो इसको समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपको निकाल के, समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है बुआ 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है। श्रेणी क्रम का बुआ होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आप बुआ इसको क्या कीजिएगा, बना के और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज 14 तारीख है, 7वां महीना 2026, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। चलिए, अगर अच्छा लगे तो इसको आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों बच्चों को भी इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।